हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग अक्षांश और देशांतर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और सबसे पहले आप लोग से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ये जो दो देशांतरों का बीच का दूरी बता दिया था 111.13 किलोमीटर, जो कि ये नहीं होगा। मैं आज इसको फिर दोबारा बता देता हूं। जैसे जैसे हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे, जैसे जैसे हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे, वैसे वैसे दो देशांतरों का बीच का दूरी बढ़ता जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि दो देशांतरों का बीच का दूरी सभी जगह समान नहीं है, यानी बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दो देशांतरों के बीच का दूरी जो मैक्सिमम दूरी है वो आपको मिलेगा इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास सबसे अधिक चौड़ाई होगा, और यही जो अधिक चौड़ाई होगा ये आपको होगा 111.32 किलोमीटर, इतना किलोमीटर होगा। और ये जो दो देशांतरों का बीच का जो दूरी है वो कहलाता है गोरे। क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है, याद रखिएगा। आप थोड़ा सा समझिए कि जो जैसे जैसे आप पूरब की ओर जाइएगा, वैसे पूरब की ओर आपको एक दिन आगे मिलेगा, +1 दिन रहेगा, यानी आपको एक दिन आगे रहेगा पूरब की ओर। और इंडिया को यदि आप देखते हैं तो इंडिया जो है उत्तर पूर्वी में है। इंडिया, हमारा प्यारा भारत, उत्तर पूर्व में स्थित है। क्यों उत्तर पूर्व में स्थित है, इसको थोड़ा समझिएगा। इंडिया का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश अगर हम कहें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। देखो आखिर में हम मुख्य भूमि से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि इंडिया का संपूर्ण अक्षांश देखा जाए, यानी द्वीपों सहित देखा जाए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार यदि संपूर्ण से देखा जाए तो आपको यहाँ मिल जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट, यानी आपको ये होगा बिल्कुल दम दक्षिणतम बोलेगा तो, यानी द्वीपों सहित संपूर्ण भारत का दक्षिणतम अक्षांश कहेगा तो आपको ये होगा। लेकिन मुख्य भूमि से कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। क्यों कि अगर आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया को यहाँ पे मान लीजिए आपको इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध होता है, और यहाँ से आप देख रहे हैं तो इंडिया आपको ये वाला भाग में है, यानी नॉर्थ है, और यहाँ ईस्ट है, यानी ये वाला भाग में आपको मिलेगा। इसलिए यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ है। इसका रीजन यही है कि इंडिया जब साउथ में है ही नहीं है तो आपको साउथ लैटिट्यूड होगा ही नहीं, यानी आपको नॉर्थ दोनों जगह मिल रहा है। और ये दोनों जगह ईस्ट क्यों मिल रहा है कि इंडिया ईस्ट में ही है, यानी नॉर्थ और ईस्ट में है। तो इंडिया का जो दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिण जो अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। चलिए आगे समझिए। हमारा जो इंडिया का जो मानक समय रेखा है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपको 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। और ये 82.5 डिग्री ईस्ट ही क्यों है, 82.5 डिग्री ही क्यों है, तो यहाँ पे समझेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। यदि हम दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आपको ये आ जाएगा। एवरेज निकालिए, 68 डिग्री प्लस 97, यानी इसको आप जोड़िएगा तो 8 7 15, 9 6 15, 1 16, इसको एवरेज कर दीजिए 2 से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यहाँ हो जाएगा, और ये 5 2 दूनी 4, यानी 1 बचेगा, यानी आप इसको 1 बचेगा, 2 5 10, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। अब 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट क्यों आया से समझ में आया।
डिग्री ही क्यों हुआ? अब यहाँ पे समझिए कि जो इंडिया यानी टोटल जो देशांतरों की संख्या है 360 है, और यदि हम 24 इसको भागा दे देते हैं तो 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर बनेगा ये समझिए। तो ये आपको लगभग 24 से कम 24, तो यानी लगभग 15 बार में कट जाएगा, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर होगा। यानी 1 घंटा का मतलब कितना, 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर होगा। तो यानी 15 चौके 60, यानी 1 डिग्री में आपको कितना हो जाएगा, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट समय लेगा, 4 मिनट समय लेगा। आप इंडिया को यदि आप देखिएगा तो ग्रीनविच मीन टाइम से आपको 5.5 घंटा आगे मिलेगा। तो 5.5 घंटा आगे क्यों है? क्योंकि अभी इंडिया के हम बताए हैं कि इंडिया का कितना है, 82.5 डिग्री है, और एक मिनट में 4 डिग्री। तो यदि हम इसको निकालेंगे तो 82 गुने 4 प्लस हाफ डिग्री है गुने 4, तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये आपको 4 दूनी 8, 8 चौके 32 और प्लस 2, यानी 328 प्लस 2 330 मिनट आगे है। अब 330 मिनट को यदि आप आवर में चेंज करिएगा तो 60 से भागा देंगे, 60 5 300, यानी 5 घंटा 30 मिनट हम आगे हैं। अब ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरा है, और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरा है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आंध्र प्रदेश। और ये जो है आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी शहर से ये गुजरा है। अब थोड़ा सा और समझिएगा, यहाँ अगर देखते हैं आप ये, तो आप यहाँ पे 0 डिग्री ये लैटिट्यूड्स है, ये आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आपको 23.5 डिग्री साउथ है। इसको मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, इसको विषुवत बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ये देखो अक्षांश जितने भी है आपको देखने में लग रहा है ये स्ट्रेट, मतलब सीधी लाइन, लेकिन ये आपको स्ट्रेट नहीं है। जब ग्लोब पर देखिएगा तो ये ऐसे गोले से घूम गया है, इसलिए जितने भी अक्षांश है सब वृत्त हैं, और जितने भी देशांतर हैं अर्धवृत्त हैं। तो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। अगर भारत से 8 राज्यों वो कौन कौन है, तो सबसे पहले यदि हम पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, यानी आपको गुजरात मिल जाएगा, गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपको मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के बाद आपको बगल में यानी झारखंड मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद मिल जाएगा त्रिपुरा मिल जाएगा, और उसके बाद मिल जाएगा मिजोरम। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य है। और यदि सबसे ज्यादा देखा जाए कि कर्क रेखा किस राज्य में लंबी दूरी तय करती है, तो मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में करती है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और सबसे कम राजस्थान में, सबसे कम राजस्थान में, सबसे कम कहाँ, राजस्थान में, सबसे कम कहाँ करता है, राजस्थान में। और ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को कांगू नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। चलिए थोड़ा सा और समझिएगा, यानी यहाँ पे आप देखिएगा तो ये साउथ हेमिस्फीयर में है, तो 22 दिसंबर को साउथ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। फिर 3 महीना जोड़ दो, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 21 मार्च को आपको विषुवत रेखा पर सीधा पड़ेगा सनलाइट।
21 मार्च को। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और 3 महीना फिर जोड़ दीजिए आप, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में यानी 23 सितंबर को फिर दोबारा विषुवत रेखा पर आ जाएगी सनलाइट, सीधा पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि साल भर में 2 दिन ऐसा होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ये 23 सितंबर को बोला जाता है शरद, क्या शरद विषुव बोला जाता है, शरद विषुव 23 सितंबर को। और 21 मार्च को बोला जाता है, 21 मार्च को बसंत विषुव बोला जाता है, बसंत विषुव बोला जाता है, बसंत विषुव, बसंत विषुव। और अगर खाली विषुव की बात करें कि विषुव यानी किस दिन, तो 2 दिन बराबर होता है। एक होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे समझेंगे। यानी 2 डेट याद रखना है, 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी 4 जुलाई याद रखना है। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई, ये दो डेट याद रखना है। 3 जनवरी को क्या होता है, तो सन और अर्थ के बीच न्यूनतम दूरी होता है। सन और अर्थ के बीच क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। यानी पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच ये जो न्यूनतम दूरी होता है उसको बोला जाता है उपसौर। क्या बोला जाता है, उपसौर। और ये कितना न्यूनतम दूरी होता है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। यानी हम इसको बोल सकते हैं 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और 4 जुलाई को सन यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम दूरी होता है, और ये होता है 15.21 यानी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होता है। और इसको बोला जाता है अपसौर। क्या बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है। तो ये डेट, ये दोनों याद रखिएगा, 3 जनवरी और 4 जुलाई। चलिए, मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमको यूट्यूब पर पढ़ाने का मौका मिले। चलिए, डेट्स ऑल।